Hello students, I hope that you will be happy and we shall study today about oogenesis and menstrual cycle. Dear students, मैंने पहले आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बतलाया था, जो कि मेल ऑर्गन के अंदर स्पर्म बनते हैं और स्पर्म बनने की क्रिया जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही फीमेल में ओवम बनते हैं। ओवम बनने की जो क्रिया है वो oogenesis है। अब इन दोनों क्रियाओं में थोड़ा अंतर है। मेल में एक स्पोर यानी कि एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बने थे, लेकिन ओवम एक जो oocyte होता है उससे एक ही बनता है। डिवीजन मियोसिस होता है इसमें भी, लेकिन ओवम एक विकसित होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे मिलकर। तो यहाँ देखते हैं हम कि जो oogenesis क्रिया, पहले उसको समझें फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी से रिलेटेड क्रिया है। जो फीमेल में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसी के रिलेटेड क्रिया है oogenesis, इसलिए दोनों को साथ साथ बताया देता हूँ। तो पहले oogenesis को ले रहे हैं। जैसे आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा, उसमें तो ये क्रिया पॉवर्टी एज में हुई थी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया जो शुरू हुई थी वो पॉवर्टी एज में हुई थी, यानी कि जब उसकी युवावस्था शुरू हो गई तब वो क्रिया शुरू हुई थी। लेकिन फीमेल में इसके विपरीत ये क्रिया जब बालिका का जन्म भी नहीं होता, भ्रूणीयावस्था में होती है, तभी से oogenesis की क्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि बालिकाओं में होगी ये क्रिया, और जो बालिका का भी जन्म भी नहीं हुआ, भ्रूणीयावस्था में है, उसी अवस्था से उसके अंदर oogenesis की क्रिया शुरू हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है। ये क्रिया कब शुरू हुई है कि भ्रूणीयावस्था में ही शुरू हो गई है, जबकि मेल में कब हुई थी? जब पॉवर्टी लाइफ आ गई। तो पॉवर्टी लाइफ में आने के बाद तभी क्रिया शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी शुरू हुई। अब देखिए, गोनेड्स का जो निर्माण है, यानी कि ओवरी का जो निर्माण है, वो 6ठे महीने में शुरू हो जाता है। जब प्रेगनेंसी 6ठे महीने, उसमें 6ठे वीक में, महीना 6ठे वीक में शुरू हो जाता है इसका विकास। 6ठे वीक में ओवरी बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जब ओवरी बननी स्टार्ट होगी तो उसके अंदर जो सेल होंगे उनको हम बोलते हैं ये oogonia। स्टार्टिंग के सेल oogonia कहलाते हैं। तो oogonia ये बनने शुरू हो जाते हैं। अब ये बनने शुरू हो गए कौन से? 6ठे से लेकर 8वें सप्ताह के बीच ये क्रिया शुरू हो जाएगी। 6 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में जब भ्रूण बनेगा, भ्रूण में अंग बनेंगे, ओवरी बनेगी, तभी से ये क्रिया शुरू हो जाएगी। अब इनमें मियोसिस डिवीजन होता है। ये सेल है, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस, इसमें कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस डिवीजन होगा पहले, मियोसिस बाद में आएगा। अभी डिवीजन हो रहा है पहले माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन में एक सेल की 2 सेल बनती हैं, क्रोमोसोम सेम रहते हैं। तो माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में एक सेल के 2 सेल बने, 2 सेल से 4 सेल बने, 4 सेल। इस तरह इनकी संख्या लगातार बढ़ती है। संख्या लगातार बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते इनकी जो संख्या है, जब तक ये 20 वीक का एम्ब्रियो हो जाता है, जब 20 वीक का एम्ब्रियो हो जाएगा, यानी कि लगभग 4 महीने का मानिए, 20 वीक का मतलब ये हो गया कि लगभग 4 महीने। जब 20 वीक का एम्ब्रियो हो जाएगा, तब तक जो इनकी संख्या है वो लगभग
6 मिलियन से 7 मिलियन तक संख्या हो जाती है। इतना डिवीजन होता है कि इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 6 मिलियन से 7 मिलियन तक इनकी संख्या हो जाती है। तो बहुत संख्या हो गई। इसके बाद इनकी संख्या में वृद्धि नहीं होती। संख्या जो बढ़नी है वो 20 वीक तक बढ़ जाएगी। केवल 20 वीक जब तक होंगे तब तक संख्या बढ़ेगी, उसके बाद संख्या नहीं बढ़ेगी, फिर संख्या धीरे धीरे कम होती है। तो संख्या मैंने बताई 20 वीक में 6 मिलियन से 7 मिलियन संख्या इनकी हो जाती है। फिर ये धीरे धीरे घटने लगती है, इनमें संघर्ष हो जाता है। और ये जब तक जन्म होता है, जन्म की स्टेज आती है बालिका की, तब तक ये घटते घटते 2 मिलियन रह जाती है। केवल कितनी रह गई? 2 मिलियन थी कितनी? 6 से लेकर 7 मिलियन। बाकी सब क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। 2 मिलियन ये सेल रह जाते हैं। अब ये 2 मिलियन सेल भी जब तक पॉवर्टी लाइफ आती है तो ये और घटते हैं, और घटते घटते इनकी संख्या 60,000 से 80,000 तक रह जाती है। 60,000 से 80,000 तक इनकी संख्या रह जाती है। कब तक? जब तक पॉवर्टी लाइफ शुरू होती है। लेकिन उनमें से भी सभी सेलों के ओवम नहीं बनते, सभी सेलों से ओवम नहीं बनते। केवल लगभग 400 से 450 तक ओवम विकसित हो सकते हैं पूरी लाइफ में। 450 से ओवम किसी भी स्थिति, 450 से ज़्यादा ओवम विकसित नहीं होते। लगभग 400 से 450 के बीच इनकी संख्या है जितने ओवम विकसित होते हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश करते हैं उनकी संख्या 400 से 450 के बीच है। किसी में 400 है, किसी में 2-4 ऊपर है, और 2-4 ऊपर है। अधिकतम संख्या 450 है। तो उस समय तक संख्या बहुत घट गई। प्रवेश कितनों ने किया? केवल 400 से लेकर 450 जो है उन्हीं से ओवम बनेगा। अब हम ये इसकी जो अवस्था है पूरी, ये जो पूरा प्रक्रम है, इसको हम 3 फेज में बांटते हैं। सारा ये क्रिया है 3 चरणों में इसको हम बांट लेते हैं। तीनों चरण आपके जो होते हैं, पहला चरण होता है मल्टीप्लिकेशन फेज। फर्स्ट स्टेप इसका मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज। देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है? इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन अवस्था। गुणन अवस्था मतलब संख्या में वृद्धि। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? संख्या में वृद्धि होगी, संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज कब तक चली है? ये फेज जब इसमें देखो इसका डिवीजन हुआ और डिवीजन हुआ, डिवीजन होते होते जब इनकी संख्या 600 से वो 6 से 7 मिलियन तक हो जाती है, तब तक इनकी क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि संख्या बढ़ रही है। अब ये मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाती है, जब लगातार संख्या बढ़ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में सारा आ जाएगा। इसके बाद जो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज नहीं होती है। डिवीजन कौन सा हुआ इसमें? ये माइटोसिस। डिवीजन इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस डिवीजन के अंतर्गत। अब ये जो अंतिम सेल बन के आए हैं हमारे, इन सेलों को हम क्या कहते हैं? इन सेलों का नाम होता है ऊगोनिया। ओवरी में ये बन गए ऊगोनिया। अब इन ऊगोनिया में इसके बाद जो होता है, संख्या तो नहीं बढ़ती लेकिन इनमें डिफ्रेंशिएशन होता है। इन सेलों में डिफ्रेंशिएशन होगा, और डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ कुछ सेल डिस्ट्रॉय होंगे, नष्ट भी होंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ये होता है कि ये इन सेलों के जो ऊगोनिया हैं,
उसके चारों ओर, प्रत्येक एक उगोनिया के चारों ओर कुछ और सेल चिपकने लगती हैं। देखो एक बात है, यहाँ थोड़ी सी हंसने की बात नहीं है, ये फीमेल में है और आप जानते हैं फीमेल क्या होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। फीमेल में सुंदरता होती है भाई, सुंदरता को सब पास में आते हैं। ये फीमेल है उगोनिया, और जो सेल्स हैं वो इसके पास लिपट जाएंगे, चारों तरफ से इसके सेल आ जाएंगी, तो ये ग्रुप बन जाएगा सेल्स का। अभी ग्रुप बन गया, बीच में सेल है, इनका ग्रुप बन गया, इसको बोलते हैं हम प्रीमॉर्डियल। इसका नाम प्रीमॉर्डियल हो गया। अब ये प्रीमॉर्डियल बन जाएंगे। प्रीमॉर्डियल बने, प्रीमॉर्डियल बनने में इसके अंदर जो अब ये सेल है, ये जो सेल भी इसको बोलते हैं हम प्राइमरी oocyte, क्योंकि उगोनिया जितने थे, उगोनिया जब तक थे जब तक कि इनके चारों ओर सेल नहीं आई। सेल आनी शुरू हो गई तो ये कहलाया आपका प्रीमॉर्डियल सेल। अब ये दूसरी फेज में आता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ये पूरी हो जाती है यहाँ तक। इसके बाद आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में इनका आकार बढ़ता है, नाम है ना ग्रोथ। ग्रोथ में आकार बढ़ता है, संख्या नहीं बढ़ती, आकार बड़ा हो जाएगा oocyte का। आकार बड़ा होने पर ही ये सेल इनके चारों ओर आ जाती हैं। जब इसका आकार बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म सघन हो जाएगा, ये क्रिया इसके अंदर होंगी, तो भिन्नता आ गई ना, डिफ्रेंशिएशन आ गया पहली सेल से, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन होगा। अब इनके चारों ओर और सेल लग गई हैं, अब रूप बदल गया, ये कहलाया हमारा प्रीमॉर्डियल। अब ये प्रीमॉर्डियल हो गए। तो प्रीमॉर्डियल जब ये बन गए हैं, लेकिन इनके अंदर जो इस उगोनिया है, जो उगोनिया सेल थी, उगोनिया से क्या बने हैं प्रीमॉर्डियल। अब ये उगोनिया नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये प्राइमरी oocyte कहलाएंगे। ये प्रीमॉर्डियल जो है, ये इसकी जो सेल है वो सेल प्राइमरी oocyte होगी। प्राइमरी oocyte ये सेल होती है इसके अंदर, प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte सेल जो है ये भी डिप्लॉयड होती है। जैसे ये सेल डिप्लॉयड है उगोनिया, वैसे ये सेल भी क्या है, डिप्लॉयड है, क्योंकि इसका केवल आकार बढ़ा है, कोई डिवीजन नहीं हुआ, आकार में वृद्धि हुई। क्रोमोसोम सेम रहे हैं, तो क्रोमोसोम तो उतने होंगे। जब ये डिप्लॉयड था तो ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, ये भी क्या होगा, डिप्लॉयड ही होगा। इसके बाद अब ये यहाँ पर आकर बच्चे का जन्म हो जाता है। सेल अंदर में, बालिका के भ्रूण से पहले उसके अंदर ये क्रिया हो रही है। अब बालिका का क्या हो जाता है, यहाँ करके ये मैंने लाइन दी, इसके में जन्म हो जाता है। तो जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद अब ये इसके जो क्रिया होती है, देखो ये लंबी प्रोसेस है। यहाँ पर जो है केवल इसका आकार ही बढ़ेगा, अभी इसमें आकार बढ़ता रहेगा, कोई डिवीजन अभी नहीं होगा। आकार बढ़ा और बढ़ गया, तो ये अब आकार बढ़ने पर इस चारों ओर की सेलों की संख्या भी, जो इनकी सेल को क्या बोलते हैं हम, ग्रेनुलोसा सेल। चारों ओर जो सेल इकट्ठी हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ये ग्रेनुलोसा सेल कहलाती है। ग्रेनुलोसा सेल बन गई, और ये कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल बना। इस प्राइमरी फॉलिकल में भी जो ये oocyte होगा वो प्राइमरी oocyte ही होगा, क्योंकि अभी कोई डिवीजन इसमें
नहीं हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte यानी कि प्राइमरी oocyte कहलाएगा, क्योंकि अभी कोई डिवीजन तो हुआ नहीं है, केवल इसका रूप परिवर्तन हो रहा है। तो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर, प्राइमरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte है। अब ये बढ़ते बढ़ते इसके चारों ओर और अधिक संख्या बढ़ जाती है, सेलों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है और लगातार ये लेयर काफ़ी मोटी हो जाती है। अब इसकी मोटी होती है, इसके चारों ओर यहाँ पर एक जो बाहरी जो लेयर बनती है वो, उससे हमारा बनता है जोना एक्सटर्ना, जोना इंटरना, यानी कि एक थीका लेयर बनती है। चारों ओर एक लेयर और बन जाएगी, थीका लेयर हो जाएगी, भिन्न हो जाएगा थीका लेयर। थीका लेयर के दो पार्ट हो जाते हैं, एक इंटरनल थीका, एक एक्सटर्नल थीका, या थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल। बाहर का थीका एक्सटर्नल, अंदर का थीका इंटरनल। और इसके बीच बीच में जो होते हैं ये कुछ स्पेस बन जाते हैं, जगह जगह थोड़े स्पेस बन जाते हैं। तो ये स्पेस एंट्रम का रूप है, ये एंट्रम है। अब ये हमारा इस स्थिति में हमारा सेकेंडरी फॉलिकल है। क्या है ये, जब एंट्रम बन गई, जगह जगह थीका लेयर बन गई, तो ये हमारा बन गया सेकेंडरी फॉलिकल। फॉलिकल तो सेकेंडरी हो गया, लेकिन क्या है ये जो इसके अंदर जो सेल है ये अब भी प्राइमरी oocyte है। अब भी ये सेल प्राइमरी oocyte है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, केवल लगा। तो सेल कौन सी आई, प्राइमरी oocyte। फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल है, तो अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है इसी अब सेकेंडरी फॉलिकल जब बन के आया, तो यहाँ हमारा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश करता है। इसका प्रवेश मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंडरी फॉलिकल का हो रहा है। oocyte प्राइमरी है, oocyte क्या है, प्राइमरी, और फॉलिकल क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल है। अब ये एज आ जाती है पॉवर्टी। पॉवर्टी एज कब होती है महिलाओं में? लड़कियों में जो पॉवर्टी एज है भाई, इसका वैसे तो जनरली ये एज 11 ईयर से 14 ईयर होती है। 11 से स्टार्ट और 14 तक लगभग पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं बतलाऊँ, इसमें कुछ अलग भिन्नता है। ये हमारे खान पीन पर, हमारे आचार विचार पर डिपेंड है। यदि शुद्ध शाकाहारी पूर्णतः सात्विक है, जो फीमेल है जन्म से ही पूर्ण सात्विक रूप उसने लिया है, पूर्ण सात्विक रही है, तो उसमें ये एज लेट होती है। उसमें ये एज 15 तक पहुंच जाती है, 15 ईयर तक पहुंच जाती है। यानी कि 15 ईयर में पॉवर्टी एज शुरू होती है। या 15 ईयर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही इसकी पॉवर्टी एज है। तो कब किस में होती है? जिनका खान पीन पूर्णतः सात्विक होता है, कहीं भी कोई ऐसा फूड नहीं लिया जाता जो तामसिक हो जाए। इसके विपरीत हम देखते हैं जिनका खान पीन, जिनके खान पीन में, यानी कि ये कहिएगा जो ओमनिवोरस, ये कार्निवोरस है, जो कार्निवोरस हुए, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, जो ज़्यादातर मांसाहारी है। कुछ घरों में खाया जाता है, मिर्च मसाले बहुत खाए जाते हैं, मांस का बहुत प्रयोग किया जाता है, उनकी जो पॉवर्टी लाइफ एज है वो कम हो जाती है। यहाँ तक कि पाया गया है, कुछ अपवाद तो कहने की बात नहीं है, कि 9 वर्ष तक भी आ जाती है, घटकर 9 वर्ष में भी पॉवर्टी एज शुरू हो जाती है। ऐसे भी कुछ केस पाए गए हैं। अब ये आप समझ जाओ ये किन में हो सकती है, कौन लोग ऐसे हो सकते हैं। इसीलिए वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पॉवर्टी एज बहुत जल्दी शुरू हुई है।
तभी तो बच्चे बनाने शुरू, बच्चों का उत्पादन शुरू। पूर्ण सात्विक होता तो पोवर्टी लेट आती है, और स्ट्रांग होते हैं उसके वो। तो यहां इसका यह अब अवस्था आ जाती है मैच्यूरेशन फेज। ग्रोथ फेज होगी, अगली होगी मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज यह पॉवर्टी लाइफ में शुरू होती है। कब शुरू होती है? जब ये मानिए लड़की को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तब ये मैच्यूरेशन अवस्था आती है। तो ये जो हमारे फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल, ये फॉलिकल प्रवेश करता है मैच्यूरेशन में। जब तो इनमें से एक बात यहाँ समझने की है, ये तैयार तो हो गए बहुत सारे, प्राइमरी oocyte बहुत सारे हैं, लेकिन ये इसी अवस्था में रुके पड़े रहते हैं। सारे प्राइमरी अवस्था में ही, क्योंकि इनका एक होता है जब प्राइमरी स्टेज है तो प्राइमरी स्टेज में इनका जो डिवीजन, ये यहाँ पर हमारा मियोसिस डिवीजन यहीं पर शुरू हो जाता है। पहले क्या है, ये प्राइमरी oocyte हैं, यानी कि डिप्लॉयड सेल हैं। अब इसमें इनका डिवीजन शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं हम मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन जब शुरू हुआ है तो ये मियोसिस डिवीजन में दो फेज होती हैं। एक फेज होती है मियोसिस फर्स्ट, एक होती है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट काफ़ी लंबी अवस्था है, जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तब आता है। मियोसिस फर्स्ट बहुत लंबी अवस्था है। मियोसिस फर्स्ट में भी जो प्रोफेज फर्स्ट है वो सबसे लंबी है। तो प्रोफेज फर्स्ट का एक पार्ट होता है लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन अवस्था में जब ये पहुंच जाता है, लेप्टोटीन अवस्था आती है मियोसिस फर्स्ट की, उस समय आकर ये डिवीजन यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद डिवीजन नहीं होता है प्राइमरी oocyte में, उसके बाद डिवीजन नहीं होगा। कहाँ हुआ, कितना हुआ? केवल लेप्टोटीन अवस्था तक विभाजन हुआ है, उसके बाद ये यहाँ पर अरेस्टेड हो जाते हैं, यानी कि इनका विकास रुक जाता है। और इसी अवस्था सारे ये जितने भी फॉलिकल हैं उसी अवस्था में जो प्राइमरी फॉलिकल है पड़े रहते हैं। ये जितने भी फॉलिकल बने, कितने फॉलिकल बने थे? ये लगभग 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल वो बने, 60,000 से 80,000 तक oocyte से, ये सब उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। किसमें? लेप्टोटीन अवस्था तक पहुंचकर ये पड़े रहते हैं। उसके आगे का विकास नहीं होता। वो विकास कब होगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, पॉवर्टी एज में जाकर के। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये साइकिल प्रवेश कर गया तो ये जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रवेश करने के बाद इसका मियोसिस फर्स्ट पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा डिवीजन पूरा हुआ? मियोसिस फर्स्ट पूरा हो गया। मियोसिस फर्स्ट पूरा होने पर, जब मियोसिस फर्स्ट पूरा होगा तो एक पोलर बॉडी बनेगी और एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस हुआ है। मियोसिस फर्स्ट में जब यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा प्राइमरी oocyte का, तो मियोसिस होने में एक सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी oocyte, और एक बनती है पोलर बॉडी। यानी कि दो सेल बनती है यहाँ पर। दो सेलों में एक सेल बड़ी होगी, इसे सेकेंडरी oocyte कहेंगे, और दूसरी सेल छोटी होती है, काफ़ी छोटी होती है, उसको हम वो पोलर बॉडी के रूप में, ये निष्क्रिय हो जाती है। अब ये बन गया सेकेंडरी oocyte।
अब सेकेंडरी oocyte में फिर डिवीजन होगा। ये क्या बना? सेकेंडरी oocyte बना है। सेकेंडरी oocyte में पुनः डिवीजन होगा। अब सेकेंडरी oocyte बन गया इसमें, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte जब तक बना है तब तक ये टर्सरी फॉलिकल बन गया। जब ये डिवीजन पूरा हुआ है तो ये क्या बन गया? टर्सरी फॉलिकल। oocyte कौन सा इसमें? सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte टर्सरी फॉलिकल बनने में ये होता है जगह जगह एंट्रम बन जाती है, बताया मैंने पहले ही। तो ये एंट्रम, ये जो खाली जगह है ये एंट्रम हो जाती है। एंट्रम ये इसका सेकेंडरी oocyte है, और ये सारा जो बाहर का पार्ट है ये पार्ट होता है थीका। तो थीका में थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये दो पार्ट अलग अलग हो गए। इस पार्ट में एक फ्लूइड सा भरा रहता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और ये होता है कोरोना रेडिएटा इसके चारों, और ये अपने चारों ओर एक कवरिंग कर लेता है, उसको बोलते हैं हम जोना पेलुसिडा। एक आवरण बना लेता है अपने चारों ओर, इसका नाम हुआ जोना पेलुसिडा। अब ये अवस्था आ जाती है। अब यहाँ तक आते आते इसमें जो टर्सरी फॉलिकल है इसमें दूसरा डिवीजन हो जाता है। अगला यानी कि मियोसिस, इसमें ये डिवीजन हो गया जो मियोसिस फर्स्ट चल रहा था वो पूरा हुआ, पोलर बॉडी बन गई। फिर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड होगा तो मियोसिस सेकंड में मेटाफेज फर्स्ट पर आकर जो मेटाफेज सेकंड आएगी, मियोसिस सेकंड में मेटाफेज सेकंड होगी, तो मेटाफेज सेकंड में आने पर फिर इसके अंदर ब्रेक लग जाएगा, फिर विभाजन, फिर आगे का डिवीजन रुक जाएगा। तो मेटाफेज सेकंड तक ये डिवीजन होगा, और मेटाफेज सेकंड जब अवस्था आएगी तो इसमें फिर अरेस्टेड हो जाएंगे, यानी कि फिर इस पर रोक लग जाएगी, आगे उसका डिवीजन नहीं होगा। तो मेटाफेज सेकंड पर आकर रुका है। फॉलिकल कौन सा है? टर्सरी फॉलिकल है। oocyte कौन सा है? सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte उस समय हमारा आकर के इसी अवस्था में आकर के ये जो सेकेंडरी oocyte होता है ये ओवरी से रिलीज होता है। इस अवस्था में ही सेकेंडरी oocyte किससे? ओवरी से क्या होता है? रिलीज होता है। ओवरी से रिलीज होगा, ओवरी से रिलीज होने पर अब जाएगा ये फैलोपियन ट्यूब में, और आगे का जो इसका मियोसिस सेकंड से आगे का जो मेटाफेज सेकंड से आगे का जो डिवीजन है वो कहाँ होगा? जब इसके पास कौन आ जाएगा? फर्टिलाइजेशन के समय होगा ये डिवीजन। क्योंकि क्यों रुका है, ये कारण आ जाता है कि आखिर ये डिवीजन क्यों रुका मेटाफेज सेकंड पर आकर के? क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता, और बिना सेंट्रियोल के डिवीजन आगे का पूरा नहीं होगा। तो अब इसको जो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म के अंदर जो नेक है, बताया था नेक में सेंट्रियोल होता है, वो अपना सेंट्रियोल इसको दे देगा, और जब सेंट्रियोल इसके पास आ जाएगा तो इसका जो दूसरा डिवीजन है मियोसिस सेकंड है वो पूर्ण हो जाएगा। मियोसिस सेकंड पूर्ण हो जाएगा तो अब मियोसिस सेकंड पूर्ण होने पर फिर वही दो सेल बनेंगी, और एक सेल उनमें से ओवम कहलाएगी, और एक सेल फिर पोलर बॉडी होगी, वो सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी। एक सेल ओवम, दो पोलर बॉडी बन गई इसमें। एक सेल सेकेंडरी oocyte, एक सेल कहलाएगी ओवम, और दूसरी सेल कहलाएगी पोलर बॉडी। तो पोलर बॉडी बन गई। तो अभी कब हुआ ये क्रिया? ये क्रिया हुई है फर्टिलाइजेशन के समय, जब स्पर्म ने अपना सेंट्रियोल इसको दे दिया है। उस सेंट्रियोल के मिलने से मियोसिस सेकंड पूरा हुआ, और मियोसिस सेकंड पूरा होने पर ओवम बन गया, और उसके बाद ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन ये क्रिया जो आपकी आई, ये क्रिया हुई oogenesis, इस क्रिया को बोला हमने oogenesis। तो ये oogenesis क्रिया हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अभी इसका रिलेशन सीधा किससे है? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अब आगे अब आपको
मेंस्ट्रुअल साइकिल बताने जा रहे हैं। अब देखिए आगे मेंस्ट्रुअल, देखिए अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल oogenesis से रिलेटेड है, क्योंकि oogenesis की क्रिया ओवरी में होती है। इसमें हार्मोन्स का प्रभाव होता है। हार्मोन्स का प्रभाव यूट्रस पर, तो क्या क्या प्रभाव हार्मोन के होते हैं, कैसे कैसे ये क्रिया होती है, इसका डिटेल अब इसमें देखिए, इसका निर्माण की क्रिया। तो यहाँ हम देखते हैं ये क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ये क्रिया है ये ब्लड सिक्रेशन से शुरू होती है। जब ब्लड, यानी कि इसको हम सामान्य तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कहते हैं, यानी कि ब्लडिंग होता है, वेजाइना के रास्ते ब्लडिंग शुरू होता है। यानी कि ये मैंने पहले बताया कि 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक सामान्य आयु होती है। उस समय ये क्रिया शुरू हो जाती है, तो ये उसकी एज आ जाती है पॉवर्टी एज। और पॉवर्टी एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, तो उसमें मैंने बताया था आपको, जो ग्रेफियन, जो आपके फॉलिकल थे, फॉलिकल किस में प्रवेश करते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल प्रवेश करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। फॉलिकल का आगे का विकास मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। तो यहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, तो इसके स्टार्टिंग को तो बोलते हैं हम मीनार्च। जब इसका शुरू होता है उसको बोलते हैं हम मीनार्च, 11 से 13 वर्ष के आयु में। और ये इसका एंड होता है लगभग 50 साल की उम्र में। किसी को 1 आध साल कम हो जाता है, किसी का 1-2 ऊपर हो जाता है, नहीं तो लगभग 50 साल में इसका एंड हो जाता है। 50 साल के बाद फिर ये क्रिया बंद हो जाती है, यानी कि इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। जो हमारे ये ओवम डेवलप हो रहे थे, ओवम का डेवलपमेंट अब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ओवम का डेवलपमेंट रुक जाएगा, ओवम बनेंगे ही नहीं, विकसित नहीं होंगे, तो उस स्थिति में संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई भी फीमेल उसके बाद संतानोत्पत्ति नहीं कर सकती। क्यों के कारण उसके अंदर जो है ओवम अब विकसित हो ही नहीं रहे हैं। तो ओवम के विकास की क्रिया है एक तरह से, ये हर महीने होने वाला ओवम का विकास, ये 28 दिन, इसका एक्यूरेट टाइम तो होता है 28 दिन। लेकिन कुछ लोग कभी कभी इसका टाइम 26 से 30 तक भी मान लेते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खान पीन की कमी, कोई और वातावरणीय प्रभाव हो, तो 26 से 28 दिन तक, 26 से 30 हो सकता है। एक्यूरेट टाइम इसका 28 दिन है। मैंने यहाँ पर 28 दिन दिखलाया। प्रत्येक मंथ में एक ओवम का विकास होता है, एक ओवम विकसित होता है इस टाइम पर। तो ये ओवम जो विकसित होगा, ये उसकी क्रिया है, कैसे कैसे विकसित होगा, फिर आगे क्या होगा, वो सारा वर्णन देखिए। जब इसमें 2 तरह की क्रियाएं चलेंगी, एक ओवरी में क्या क्या परिवर्तन होंगे, फिर यूटेरस में क्या क्या परिवर्तन होंगे। ये सब हार्मोन, ओवरी में होने वाले परिवर्तन और यूटेरस में होने वाले परिवर्तन। ओवरी में जो डेवलपमेंट चल रहा है वो इसका चल रहा है ओवम का। ओवरी में ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उधर यूटेरस में तैयारी चल रही है। यदि इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको ग्रहण करने की, आगे प्रेगनेंसी की तैयारी इसमें होती है यूटेरस में, को इसलिए इसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो दोनों परिवर्तन एक साथ साथ चलते हैं। तो मैंने लिखा ये यूटेराइन साइकिल और ऊपर लिखा ओवेरियन साइकिल। ये ओवरी में होने वाले परिवर्तन है, ये यूटेरस में होने वाले। इसमें हार्मोन्स का अलग अलग प्रभाव है। पहले 3 दिन, लगभग 3 दिन या 4 दिन ब्लडिंग होता है। ब्लडिंग में एंडोमेट्रियम की जो दीवार टूट जाती है, उसके अंश ब्लड, कुछ एक्सक्रीटरी पदार्थ, एंडोमेट्रियम की दीवार के टुकड़े हो गए, ब्लड हो गया,
पुराना ओवम हो गया, ये चीज़ जो बेकार हो चुकी थी वो अब इसके वैजाइना के द्वारा बाहर निकलती है। धीरे धीरे ये क्रिया 3-4 दिन तक चलती है। तो इस समय दीवार इसकी क्या है, कमज़ोर है, क्योंकि टूट गई है। ऐसी स्थिति में जब ये दीवार कमज़ोर है तो यहाँ देखने की बात है, यहाँ बड़ा सुरक्षित समय देखा जाता है कि इस समय पर कभी भी कॉपुलेशन क्रिया नहीं होनी चाहिए। जो कॉपुलेशन क्रिया है, इस समय कॉपुलेशन क्रिया होने से दोनों के लिए ही घातक है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। क्योंकि फीमेल की तो ये एंडोमेट्रियम कमज़ोर है, उधर वेजाइनल वाल भी कमज़ोर है, तो कमज़ोर वाल होने में कष्ट होते हैं, उसमें और घाव हो सकते हैं। रही बात मेल वाली, तो मेल में ये होता है क्योंकि इस समय वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, बेकार की चीज़ें निकलती हैं, तो ऐसी स्थिति में अनेक बीमारियों के लगने की संभावना हो जाती है। ऐसा पीरियड है। अब इसके बाद नया ग्रेफन फॉलिकल विकास शुरू होता है। ये हो गया। अब ये जो अगला चक्र है वो होता है भाई हार्मोन्स पर डिपेंड होता है। हार्मोन्स जो हमारा इसके हार्मोन्स हैं, इसमें जो होते हैं मुख्य तौर से जो हार्मोन भाग लेते हैं वो GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन हार्मोन्स की भूमिका होती है इस सारे चक्र। तो पहले क्या होता है, जो साइकिल के शुरू में स्टार्टिंग में जो हमारा हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है GnRH। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन किससे रिलीज हुआ? हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस के बाद ये हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। ये जो अपना रिएक्शन करेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अब 2 हार्मोन रिलीज करेगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए ये क्या करेगा, यानी कि स्टिमुलेट करेगा। ये हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है। अब उसमें 2 हार्मोन निकलेंगे, एक निकलेगा FSH, एक निकलेगा LH। LH में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन किससे निकलेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेंगे। ये हार्मोन निकलकर जो FSH हार्मोन है, तो FSH हार्मोन तो ये करता है जो फॉलिकल का डेवलपमेंट है उसको तीव्र करता है, उसको बढ़ाता है। FSH हार्मोन फॉलिकल के डेवलपमेंट की गति को तेज करता है, ये काम होता है। अब रहा दूसरा हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इसके आंतरिक परिवर्तनों पर कंट्रोल करता है और इस पर प्रभाव डालता है। अब जब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन इधर तो इनके विकास को बढ़ाएगा, इधर एंडोमेट्रियम की जो वाल टूटी थी उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब उस वाल को मजबूत करेगा। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उसके जो क्या हो जाएंगे, ये एंडोमेट्रियम की वाल अब जो टूट गई थी वो पुनः क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी और ये यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। अब इसमें तब तक यहाँ पर जो 14वां दिन आता है इसका, तो 14वें दिन पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा एकदम बढ़ जाती है। 14वें दिन पर 13वें दिन के आधे से 13वें दिन के आधे के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा अचानक बढ़ जाती है
और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बढ़ने से, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक और एस्ट्रोजन भी थोड़ा बढ़ जाता है, इनके बढ़ने से ठीक 14वें दिन जो 14 डेज है, तो 14 डेज पर ये हमारा ग्रेफियन फॉलिकल रिलीज होता है। ग्रेफियन फॉलिकल बस्ट हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है ये। तो ये रप्चर्ड जब होगा तो ये जो हमारा ओवम है, ये ग्रेफियन ओवम जो है, ओवम किस में आ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ओवम फैलोपियन ट्यूब में आया तो क्या हुआ, ये यहाँ पर ही क्रिया हुई 14वें दिन। अब ये यहाँ आ जाता है, इसके बाद इसका स्तर फिर गिरने लगता है, फिर गिरने थोड़ा गिरेगा, उसके बाद फिर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ने से स्तर बढ़ता जाएगा और इसकी दीवार और मजबूत और मजबूत मजबूत होती चली जाएगी और इसकी मोटाई लगभग 10 मिलीमीटर तक इसकी मोटाई हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। इतना मोटा स्तर हो जाएगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है ना, उसमें इम्प्लांटेशन होना है। इम्प्लांटेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, थोड़ा मजबूत हो जाएगा। और यदि इनका फर्टिलाइजेशन होता है, अब यहाँ पर हार्मोन निकलेगा, दूसरा हार्मोन भी निकलेगा। अब जो जब ये रप्चर्ड हो जाता है तो रप्चर्ड होने के बाद यहाँ पर ये अब बन जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्पस ल्यूटियम। ये इसका एक फॉलिकल निकल गया तो ये बन जाएगा इसका कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जो बनेगा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब निकलेगा तो ये इसके स्तर को बढ़ाएगा, इसको फिर और मजबूत करेगा, ये मजबूत होता जाएगा और मजबूत हो जाएगा अंत में। अब इसमें ये हार्मोन अपने इन प्रक्रिया करेगा इधर आकर के, और इसके विकास को आगे का ये सब डेवलपमेंट इसका चलता रहेगा। और यदि इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओवम का क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, किसमें, यूटेराइन वाल में। और यदि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर नया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे नहीं चलेगी, और नहीं चलेगी तो ये एंडोमेट्रियम में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा उसके फर्टिलाइजेशन के बाद। और यदि मैंने बताया कि नहीं होती है फर्टिलाइजेशन क्रिया तो ये बेकार होगा दोबारा से, और फिर से जो होगा ये नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। इसके दीवार रप्चर्ड, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन की इनकी मात्रा बढ़ेगी हार्मोन्स, तो इसकी दीवार फिर टूटने लगेगी, एंडोमेट्रियम टूटने लगती है। एंडोमेट्रियम के टूटने से फिर वही क्रिया शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये इसकी स्थिति दिखाई है कार्पस ल्यूटियम की, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बना है। अब ये एक बात यहाँ आती है कि मैं उसका क्वेश्चन बताता हूँ यहीं पर, क्वेश्चन फॉर इम्पोर्टेंट फॉर नीट, ध्यान देना, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये होता है कि जो ये जो फेज है ये फॉलिकुलर फेज होती है, और इधर की जो फेज होती है ये लुटियल फेज होती है, इसको बोलते हैं अब ल्यूटियल फेज, और ये फेज होती है फॉलिकुलर फेज। जब तक बढ़ता फॉलिकुलर फेज, ये लुटियल फेज है। लुटियल फेज हमेशा कितने दिनों की रहेगी, ध्यान देखने की बात है। लुटियल फेज नीट में पूछी जाती है, लुटियल फेज चाहिए दिन कितने भी हों, लुटियल फेज हमेशा 14 डेज रहेगी। डेफिनेट है कि लुटियल फेज 14 डेज रहेगी। ये कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले ये CPMT होता है उसमें भी आया है, और नीट में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों होता है लुटियल फेज 14 दिन का, क्यों होता है, इसके ज़्यादा दिन का क्यों नहीं होता? इसका कारण है कि ये जो हमारा कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम 14 दिन तक ही जीवित रहा, 14 दिन तक ही कार्य करता है। इसके बाद ये कार्पस ये होता है कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाता है। कार्पस एल्बिकेंस बन गया तो कार्पस एल्बिकेंस बनने से इसका ये कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा तो ये लुटियल फेज ज़्यादा चलेगी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर इसलिए कारण है कि ये हमेशा 14 दिन की होती है। ये यहाँ पर आपका इस तरह बेटे पूरा होता है oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आगे का जो फर्टिलाइजेशन है
और डेवलपमेंट है, उसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।